एक मिनट में लाइव पे जा रहा हूँ। अदर वे आप गोइंग लाइव। हाँ, ट्राई अनदर वे। अभी मैं लाइव पे हूँ। लाइव लिखा हुआ है। मैं लाइव हुआ, जरा देखिए आप। हेलो चिंतन जी, नमस्कार। अच्छा, अभी शेयर कहाँ लिखना है? बाद में शेयर। हाँ जी। नहीं नहीं, एंड में शेयर किस कहाँ पर? शेयर का बटन आप दबाएंगे? मैं शेयर का बटन। हाँ जी, मैं आई कैन सी माई सेल्फ बट आई कांट सी चिंतन जी, जो हेलो सर बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा चिंतन जी, हेलो तो क्या मैं बात तो कर रहा हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते कुशवाहा साहब। अ, कहिए सर, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप मुझसे? सवाल लिखिए अपना। ठीक है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे कौन से टॉपिक पे बात करूं? हाँ, मैं समझ गया। आप अगर आप मुझे टॉपिक लिखेंगे कि टॉपिक क्या है, तो मैं मुझसे शुरू हो जाऊंगा फिर। कौन से टॉपिक पे? अच्छा ठीक। अच्छा, मेरा नमस्कार सभी साथियों, भाइयों, बहनों। मैं आज के संदर्भ में ये बात करना चाहता हूँ कि जो समय है हमारा, वो एक बहुत ही कभी ना अनुभव किया हुआ इस जीवन में एक समय निकल रहा है भारत में। और मैं ये समझता हूँ कि भारत जिसका नाम है, भारत का नाम ही जो है वो संयम है। भारत का नाम ही जो है वो संतुष्टि है। भारत का नाम ही जो है वो स्वीकृति है। तो जब संयम, स्वीकृति और संतुष्टि हमारे भारतीय कैरेक्टर्स में है, और वो आज हमारी नज़र आ रही है कि पूरा भारत लॉकडाउन होते हुए भी आज सभी लोग अपने घरों में बैठे हैं। ठीक है, 2%, 5%, 2%, 1% लोग ऐसे होते हैं जो नेचर से ही विद्रोही होते हैं, स्वभाव से ही विद्रोही होते हैं। उनके पास संयम नहीं हो पाता। लेकिन ये बात तो आज पूर्ण तरह से तय हो गई कि हमारे भारतीय जो लोग हैं, बहुत ही स्ट्रांग लोग हैं। संकट का आना, संकट का जाना, दुख का झेलना, बुरे टाइम को देखना, ये हमारे स्वभाव में है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं देख सकता हूं कि इस समय को बहुत अच्छी तरह से लोग निभा रहे हैं। और आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में, मैं ये भी जानता हूं कि आज से 2 और 3 साल, 4 साल के बाद हमारा व्यवहार, हमारी सोच जो आज तक रही है, और खासकर जो लास्ट 20-25 सालों के अंदर हम लोगों का एक पतन हुआ है सोच में, वो एक फिर से एक अपना ही धारणा लेकर, एक स्वच्छ धारणा लेकर वापस आएगा। ये आप समझ लीजिए कि एक सैनिटाइज देश नहीं हुआ है, सैनिटाइज हम हुए हैं।
हमारी सोच हुई है सैनिटाइज, हमारी जो धारणाएं हैं, हमारा जो विश्वास है, जो विवेक है, वो हमारा दब गया था और वो विवेक अभी जागृत होगा। और अब मैं बहुत उज्जवल भारत देखता हूँ 2024 में, चाहे वो मनोरंजन के रूप में हो, बिजनेस के रूप में हो, इकोनॉमिकल रूप हो, सोशल रूप हो, या सिनेमा हो जिसमें मैं काम करता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सिनेमा का प्रभाव या हमारा मनोरंजन और मीडिया ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसका भी रूप तो बदलेगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, वो बदलेगा नहीं मनोरंजन। मनोरंजन आज से नहीं, हजारों साल से जब मनुष्य रहा है, जहाँ से नाट्य शास्त्र पैदा हुआ है, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, संगीत, पोइट्री, पेंट्री, काव्य, महाकाव्य हमारे लिखे गए हैं। तो हम अपने जो स्वभाव है, अपना जो बड़ी बड़ी जो महाकाव्य हैं, रामायण है या महाभारत है या भाषा है या कालिदास है, ये सब काव्य में लिखे गए हैं। तो हम शुरू से ही संगीत, गीत और पोइट्री से और फिलॉसफी से, योगा से, ध्यान से, मेडिटेशन से जुड़े हैं। यही हमारी शक्ति है। और मैं समझ रहा हूं कि मैं आपके मैसेज से कि आप फिल्म की तरफ ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आपकी फिल्मों में क्या हो रहा है और क्या होगा। एम आई राइट? जरा टिक मार्क कर दीजिए, क्योंकि मैं जितने मैसेज पढ़ रहा हूं उसके अंदर सब यही कर रहे हैं कि भाई हमारी इंडस्ट्री का भी क्या हो रहा है। एक का है कि आज हमारी फिल्म में किस प्रकार की अश्लीलता ज़्यादा बढ़ रही है, रियलिस्टिक एक्टिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं क्या, ये हमारी। आप सब जानते हैं कि सिनेमा जो है वो समाज का प्रतिबिंब है। जिस तरह से समाज बदलता है उसी तरह से उसका मिरर की तरह सिनेमा भी बदलता है, या मनोरंजन का रूप भी बदलता है। अगर हम अपने बच्चों को, अपने यंग जनरेशन को दबा के रखते हैं, तो लेकिन जैसे ही उनको आज़ादी मिलती है या बड़े होते हैं या अपने युवा अवस्था में आते हैं, तो वो प्रकट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं। और उस जब युवा जो चाहता है प्रकट करना या एक्सप्रेस करना, उसको नॉर्मली जो सीनियर लोग होते हैं, जो पिछले जनरेशन के लोग होते हैं, वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं या उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये गलत है। पहले जब ज़माने में 1940s में देखिए हमारी जो फिल्में थी, उसमें एक पड़ोसी भी हमारे लिए देवता होता था, पति हमारे लिए परमेश्वर होता था, पत्नी हमारे लिए बस एक ही धर्म पत्नी कहते थे उसे। आज कितने लोग हैं जो अपनी पत्नी को धर्म पत्नी समझते हैं? कितनी पत्नियां हैं जो अपने पति को परमेश्वर समझती हैं? क्योंकि अभी जो आज की स्त्री है वो कंधा चाहती है, 1 to 1 इक्वल राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट। अगर डिमांड है तो है, क्योंकि वो शिक्षा से आती है, वो खोज से आती है, एक्सप्लोरेशन से आती है, एनलाइटनमेंट से आती है। समाज तो बदलता ही रहा है, हजारों साल से बदलता रहा है। तो जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे सिनेमा और मनोरंजन का रूप भी बदलता है, उसकी व्याख्या, उसका डायलॉग, उसके बातचीत करने का तरीका वैसा ही बदलता है। आज देखिए जो एक बहुत रियलिस्टिक पिक्चरें बनने लग गई हैं और इशू बेस्ड पे हैं या बायोपिक हैं। 70s 80s 90s के अंदर बायोपिक के बारे में कोई सोचता भी नहीं था, हिस्टोरिकल भी बनना मुश्किल होता था, बिकॉज टेक्नोलॉजी कभी हमको अवेलेबल नहीं थी। तो आज टेक्नोलॉजी की वजह से हिस्टोरिकल भी बन रही है। आज बिकॉज यंग जनरेशन जो है, आज के युवा जो है, उसके हाथ में मोबाइल आया है और उस मोबाइल के थ्रू वो पूरी दुनिया को जान गया है। तभी देश की जो सीमाएं हैं वो तो रही हैं, देश के मूल्य भी रहे हैं, लेकिन आगे जाके कितना अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बन जाएंगे, एक एक अपना उसका स्तर बनेगा, एक अपना उसका एक मुकाम बनेगा, जिसमें कि सब लोग एक तरह की सोच के लोग होंगे। जैसे हम भारत को एकत्रित करते हैं या एकता की बात करते हैं, तो हम सब धर्मों का पालन करते हुए, सब जबान का, भाषाओं का पालन करते हुए, उनके मूल्यों का पालन करते हुए हम एक नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। उसी तरह से मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में एक इंटरनेशनल लॉ जो होगा वो सभी देशों में लागू होगा, क्योंकि सोच, समझ, व्यवहार आज हमें जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो हमारे सोशल मीडिया और नेट, ये बहुत चारों तरफ से छा गए हैं।
अभी हमें दादाजी की या नाना जी की ज़रूरत नहीं कि वो हमको कहानी सुना के हमें बताएं कि हमें किस तरह से रहना है। अभी सबसे ये बात दुखित भी है, लेकिन ये बात में सुख भी है कि अभी बालक को स्वयं का निर्माण करना होगा। अब उससे चुनना पड़ेगा कि इतनी बड़ी जो वर्ल्ड लाइब्रेरी है, दुनिया की लाइब्रेरी, इसमें से क्या-क्या सब्जेक्ट मुझे चुनने हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे हित में हैं, जो मेरे निर्माण के हित में हैं। तो आज जो युवा है वो स्वयं एक्सप्लोर करना चाहता है, स्वयं खोज करना चाहता है, और क्योंकि उसके पास सागर सामने आ गया है। हमारे सामने उतने ही था जब स्कूल था, टीचर होते थे, माता-पिता होते थे, कुछ सीनियर लोग थे। बस उन्हीं लोगों की बुद्धि के हिसाब हम उनको फॉलो करते थे और आगे चलते थे। इसी तरह से ही आज जो अवस्था है, टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है, ट्रांसपेरेंसी जो ऑनलाइन हुई है, जैसे हम ऑनलाइन बातें करते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है समझने के लिए कि हमको वैसे ही सोचना पड़ेगा जिसमें जो कि यंग जनरेशन जिस तरह से सोचती है। मैं जानता हूं कि हमारे परदादा जो थे, हमारे दादा के बारे में बहुत क्रिटिसाइज करते थे जब वो जवान थे, और हमारे दादाजी हमारे पिताजी को, मेरे पिताजी मुझे, और मैं अपने बच्चों को एक अलग तरीके से देखता हूँ, यह मैं चाहता हूँ। अब आपने एक सवाल किया कि कि इस दो सवाल मेरे सामने आते हैं कि एक ने कहा, मनीष जी ने कहा कि आपदा के इतिहास में भी कोई फिल्म बनेगी। बनेगी, क्योंकि आपदा भी हमारा एक नई समस्या और नया एक्सपीरियंस हुआ है, ह्यूमन एक्सपीरियंस है। और सिनेमा जो है, फिल्में जो हैं, वो ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बनाई जाती हैं। वर्ल्ड वॉर जब हुआ था उस पे बहुत सी फिल्में बनी थी, हमारे आज़ादी और क्रांति के ऊपर बहुत सी फिल्में बनी। समय में जब समय के अंदर इंसान ने एक अपने तरीके से अनुभव किए हैं, उन अनुभवों पर ही फिल्म बनती है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपदा पर भी फिल्म बनेगी, और काफ़ी फिल्में बनेंगी। कुछ सीरियस बनेंगी, कुछ कॉमेडी बनेंगी, कुछ मैसेज वाली बनेंगी। तीसरे गणेश भगत जी का है कि श्रीमान जी हमें बताइए कि आज के सिनेमा में हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है, हिंदू संतों को दख्ती दिखाते हैं। जिसी मैं समझता हूँ कि जब से इंसान पैदा हुआ है, उसने अपने आप को टेक्नोलॉजी से बहुत आगे ले गया है, सभ्यता में भी आगे ले गया है, कानून में भी आगे ले गया है, व्यवस्था में भी आगे ले गया है। लेकिन एक चीज वो कभी नहीं रोक सका, वो बच्चे पैदा जब होते हैं, जब इंसान पैदा होते हैं, उसमें जो 5%, 10% जो दुष्ट, जो राक्षस, और जो एक विद्रोही और रेस्टलेस, अशांत लोग भी बहुत हमेशा रहे हैं, आज से नहीं। अगर हम ये कहें कि 3000 साल में 5000 युद्ध हुए, तो वो भी तो ऐसा ही था। किसी ना किसी धर्म ने दूसरे धर्म पे वार किया, किसी राजा ने दूसरे राजा पे वार किया। क्या राम युद्ध से बच सके? क्या श्री कृष्ण युद्ध से बच सके? श्री कृष्ण के समय में भी बड़े संकट आए, राम सबके सामने बड़े संकट आए। तो संकटों का सामना करना हमारा है, क्योंकि ये 5%, 10% लोग जो हो गए किसी भी समाज में, वो एक अपना दुख और एक अपना दुप्रभाव छोड़ेंगे। पर जब बहुसंख्यक उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो चीजें थोड़ी देर के लिए रहती है, फिर वो समानता में आ जाती है। सत्यमेव जयते क्यों कहते हैं हम? क्योंकि सत्य का मतलब समय के हिसाब से सब चीजें अपने आप में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर हम छोटे से समय उस पर्टिकुलर टाइम को लेकर डिबेट करें, लड़ाई करें, युद्ध करें, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इस तरह के लोग होते ही रहेंगे। अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी पैदा होंगे। अच्छे बुरों का संगम ही है ये मानव जाति। इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि जो सतयुग में था उसमें कभी भी कोई बुरा आदमी नहीं था, कोई चोरी नहीं करता था। ऐसा था क्या? कभी नहीं था, और आगे भी नहीं होगा। लेकिन टोटल अवस्था में वो कितना ज्ञानी होता जा रहा है, विज्ञानी होता जा रहा है, कितना आगे बढ़ता जा रहा है, वो हमें पॉजिटिव तरीके से देखना पड़ेगा। आने वाले समय में भारत विश्व युग बनेगा, इस विषय पर कोई फिल्म बनेगी। अगर भारत विश्व
गुरु बनेगा तो फिल्म जरूर बनेगी। सबसे पहले तो भारत को विश्व गुरु बनाने की आवश्यकता है। हमारे पास टैग है कि भारत विश्व गुरु रहा है, लेकिन हम हुए नहीं है। ये हमारी इच्छा है और हमारे पास धरोहर है, हमारे पास संपत्ति है, हमारे पास मूल्य हैं, हमारे पास शास्त्र हैं, संस्कृति है, लेकिन हुए नहीं है अभी। हम होने की चेष्टा और इच्छा आकांक्षा करते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी आकांक्षा है, इच्छा है कि हम विश्व गुरु बने, इच्छा है। अब ये इच्छा एक प्रधानमंत्री से के कहने से या सोचने से नहीं होती। ये हर नागरिक के मन, हर सिटीजन के मन में जब आएगा कि मैं विश्व गुरु बनूं, तो मुझे अपने आप को, अपना दृष्टिकोण आकाश की तरफ ले जाना पड़ेगा। जब मैं विश्व को एक धरती माँ मानने लग जाऊं, जब मैं सब लोगों को अपना मानने लग जाऊं, अपने बच्चे समझने लग जाऊं, जब मैं अपने जाति धर्म इस वहां से विश्व से पॉलिटिक्स से ऊपर आ जाऊं, तब मैं एक विवेकी इंसान बनूंगा, एक विवेकी नागरिक बनूंगा। तब जाके विश्व गुरु लोग मानेंगे कि हाँ ये लोग हैं। और ये चीजें भारत में इनहेरिटेंट हैं, रूटेड हैं, जड़ से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बहुत अंदर चली गई हैं। अभी कुछ ऊपर के कोलाहल में जंगल सा हो गया हमारा देश, इसीलिए कोलाहल है, इसीलिए अशांति है। अब मेरा दूसरा प्रश्न है नीरज शुक्ला जी का कि मैंने बहुत साउथ इंडियन मूवी देखी है, लगातार देखता रहा हूं, उनमें कभी भी हिंदू देवताओं का अनादर या वो नहीं किया गया। फिर मैंने कहा ना, जिस समाज के लिए जो फिल्म बनती है उसी समाज का प्रतिबिंब होता है सिनेमा, नहीं तो फिल्म ही नहीं चलती, लोग ही रिजेक्ट कर देते हैं। आप और मैं क्या, अगर मैं आज लोगों के मूल्यों से या लोगों के स्वभाव से और व्यवहार के खिलाफ बात करता हूँ स्क्रीन में, तो पिक्चर तो बन सकती है, दिखा भी सकते हैं, लेकिन सब क्या बोलेंगे, हट, नहीं चाहिए मुझे ये बात। तो लोग अपने मन से ही जब उसको निरादर कर देंगे तो खत्म बात। आपको गाली देनी है आप दीजिए, लेकिन लोग तो पसंद नहीं कर रहे हैं। आपको देवताओं का निरादर करना है कीजिए, लेकिन मैं तो नहीं कर रहा हूं निरादर। तो जो असली भारतीय है, जो भारतीय जिसको हम बोलते हैं 95% भारतीय, वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो आदर्श बातों को मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो 5% का, उसको हम बहुत ज्यादा दिखाते भी हैं ताकि लोगों को लगे, क्योंकि खलनायक भी उनको पसंद है। खलनायक को देखने में बहुत मजा आता है। आपको मोहल्ले में एक ही आदमी चाहिए जो चोर है, उसकी सब बातें करेंगे, मोहल्ले के और किसी आदमी की बात नहीं करेंगे। लेकिन पूरे मोहल्ले में अगर एक चोर है तो उसके बारे में बहुत ध्यान से सुनेंगे और चर्चा करेंगे, तो लोग ये कहना शुरू करेंगे वो मोहल्ला ही चोरों का है। तो ऐसा नहीं, ये हमारी समझ जो है थोड़ी और ऊपर आनी चाहिए। और फिल्म जगत के लोगों को सही मार्ग मिलता है इससे कि हम उसमें आचरण लेंगे तो हमें तय करना होता है। क्या तय करना होता है? हमें तय करना होता है कि जो हमारे आचरण हैं, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उसको हम एक ऐसे तरीके से पेश करें जिससे कि आज का बच्चा भी इस बात से प्रभावित हो कि इस बात में मेरी उन्नति है, ये मूल्य में मेरी खुद स्वयं की उन्नति है, शारीरिक रूप से, मानसिक से, आध्यात्मिक से, और बिजनेस में, प्रोफेशन में, पावर में, मनी में, मेरे सपनों में जो भी मैं अचीव करना चाहता हूँ, ये चीज़ें मुझे बहुत काम आएंगी। जब आप सही तरीके से उसे शिक्षा देते हैं और उसे समझाते हैं, तब वो समझता है। आपकी फिल्म, किसी ने कहा मेरी, धर्मेंद्र तोमर जी ने कहा कि आपकी फिल्म मेरी जंग मुझे बहुत पसंद है, उसके बारे में डिटेल में बताइए। मेरी जंग जो फिल्म है वो एक कोर्ट ड्रामा है, और जब कोर्ट ड्रामा हम देखते हैं तो उसमें एक विवाद खड़ा होता है, अच्छाई और बुराई का। आप जितने भी कोर्ट देख लीजिए, जो अदालत के जो झगड़े होते हैं, उसमें एक सत्य होता है, एक असत्य होता है। तो उसका कॉन्फ्लिक्ट मुझे इतना अच्छा लगा जब कहानी का, तो वो कहानी मैंने बनाई, क्योंकि मैंने कोर्ट ड्रामा पहले कभी नहीं बनाया था। हीरो फिल्म बनाई थी, कर्ज बनाई थी, विधाता बनाई थी, हीरो बहुत सी फिल्में बनाई थी, लेकिन कोर्ट ड्रामा मैंने नहीं किया था। तो जब जावेद साहब ने मुझे इस सब्जेक्ट सुनाया तो मैंने कहा कि मैं अपने तरीके से इसको ट्रीट करता हूँ, और इसमें म्यूजिक का एक मिश्रण करके मैं इस कैरेक्टर को डेवलप करूँगा।
और मेरी जंग जो है, लेकिन उसके बारे में एक मजेदार आपको बात बताऊं कि उसको म्यूजिकल बनाना बड़ा मुश्किल था, मेरी जंग। और हमारे जावेद अख्तर साहब जो राइटर थे, उनका ये कहना था कि इसमें म्यूजिक इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये ड्रामा प्रधान है, ये नाटक प्रधान चीज है। कोर्ट ड्रामा नाटक प्रधान ही होता है, ये बात सही है। तो मैंने कहा कि मैं म्यूजिक के बिना नहीं रह सकता, कि मैंने बड़े सब काव्य मैंने म्यूजिकली पढ़े हैं। तो जब मेरी जंग में मैं म्यूजिक लेकर आया और बख्शी जी के पास गया, आनंद बख्शी साहब के पास, मैंने कहा कि साहब, उन्होंने कहा टाइटल क्या है? मैंने कहा जी जंग, मेरी जंग। थीम क्या है? मैं बोला जी जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो आनंद बख्शी तपाक से बोले, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। वहां से वो गाना बन गया, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। बस इसके आधार पर, इस थीम को लेके, इस फिलॉसफी को लेके हमने कैरेक्टर्स का एक प्रोडक्शन किया। अनिल कपूर की वो पहली बहुत बड़ी फिल्म थी, तब तक वो बिल्कुल बहुत बच्चे थे, छोटे थे, और एक मैच्योर रोल उनको देना था। तो उनको मैंने तैयार कराया, वर्कशॉप कराई। अमरीश पुरी साहब को मैंने तैयार करा कि वो विलन के रूप में थे, लेकिन विलन लगने नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपनी धारणा और अपने विश्वास से चलते हैं कि मैं बहुत बड़ा वकील हूँ और मैं सच की बात करता हूँ और मैं केस जीत सकता हूँ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा अच्छा था, और अच्छा खुशी ये हुई कि ये फिल्म की उम्र जो है बहुत लंबी हुई। आज तक लोग फिल्में देखते हैं और मुझे पत्र लिखते हैं, मैसेज भेजते हैं कि फिल्म हमें बहुत अच्छी लगी। अब बहुत बहुत शुक्रिया। का अविनाश जी त्रिपाठी जी लिखते हैं कि सबसे बड़ा सिनेमा सबसे बड़ी कला माध्यम है, जिसके सारे कला माध्यम समेटे हुए हैं। सिनेमा भारत को जोड़ने और में एक बहुत अपने आप में शस्त्र है। बिल्कुल सही कहा आपने अविनाश जी। सिनेमा की बहुत बड़ी प्रधानता है, इसलिए कि ये प्रभावित कर सकता है एक इनोसेंट आदमी को, ये शिक्षित कर सकता है एक अशिक्षित बंदे को। हम पढ़े लिखे भले ग्रेजुएट हो, लेकिन कई चीजों में हम ना समझ हैं, उनके बारे में हमें ये खोजने का, एक्सप्लोर करने का मौका देता है कि अच्छा ये ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसे भी सोचना चाहिए। तो समाज के व्यवहार, आचार और सोच में सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, अगर फिल्म मेकर जो हैं वो विवेकी हों और ये इस बात को सोचें कि मनोरंजन के साथ साथ हमें ये बातें कहनी है। देखिए, अच्छी बात कहने के लिए मनोरंजन की आवश्यकता होती है, आप मानिए या ना मानिए। आप बताइए कि रामायण एंड महाभारत मनोरंजक नाटक नहीं है? सबसे बड़े मनोरंजक नाटक जो है और रामायण और महाभारत ही है। इसीलिए हजारों सालों से, 3000 साल से पहले, चाहे व्यास जी ने लिखा, तुलसीदास जी ने लिखा, आज भी जीवित हैं, आज भी वो प्ले किए जाते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, बिकॉज उनपे सब तरह के रस थे, सब नवरस थे, सब तरह के कैरेक्टर्स थे, खलनायक थे, नायक थे, विदुषिका थी, विदुषिका थी, सब थे। जब तक आप मनोरंजन से नहीं बता सकते अपने विषय को, तब तक वो विषय जो है वो एक पॉलिटिकल विषय बन जाएगा, वो एक अपनी सीरियस सोच है जो सबको समझ नहीं आएगी। तो आम जनता तक पहुंचने के लिए मनोरंजन का सहारा लेके एक गहरे विषय को मनोरंजक तरीके से उनको समझाना, ये सबसे बड़ी प्रतिभा है सिनेमा में, और पावर है उसकी। सर, खान साहब बोलते हैं बॉलीवुड मूवी पैन इंडिया नहीं चलता है, क्यों? साउथ मूवी चल रहे हैं पैन इंडिया रिलीज पर। ये बात सही कही कि जो 90s और 80s के अंदर हमारे पास पैन इंडिया सिनेमा होता था, क्योंकि हम सब वर्गों का ख्याल रखते थे। हमारे सिनेमा हॉल में फ्रंट बेंचर भी होते थे, मिडिल क्लास, मिडिल स्टॉल भी होता था, अपर स्टॉल होता था, बालकनी होती थी। तो हमें पता होता था कि हमारे ऑडियंस हॉल में जो बैठी है, ये 5 किस्म के लोग हैं। तो इन पांचों को हमने एक कहानी सुनानी है, जिसमें संगीत भी होगा, गीत भी होगा, नाटक भी होगा, पेंटिंग भी होगी, सब होगा। लेकिन पांचों को एक भाषा कैसे समझाएं, ये बड़ा कठिन काम था हम लोगों को। तो पैन सिनेमा बंगाल में क्या चलेगा, साउथ में क्या चलेगा, पंजाब में क्या चलेगा, ये भी हमको सोचना पड़ता था। एक ऐसी भारतीय भाषा बोलनी पड़ती थी जो कि पूरे भारत की भाषा हो, हम किसी प्रांत की भाषा नहीं बोल सकते थे। आजकल सिनेमा में प्रांत भी आ गए हैं, शहर आ गए हैं। आपने अभी बहुत सी नई हिंदी फिल्में देखी होंगी जिसमें अवधी भाषा भी है,
हरियाणवी भी है और लोकल भाषा भी है, मेरठ की भाषा है या किसी बरेली की भाषा है। तो आज जो है वो डिटेल, जो कि अच्छी बात है कि इस तरह के वर्ग के लोग इस यहाँ पर भी ऐसे रहते हैं। तो पैन सिनेमा का इस वक्त ख्याल करना, जब तक कि आप बड़ी ही काल्पनिक फिल्म ना बनाएं बाहुबली की तरह या दूसरी तरह से, जो कि पूरे भारतीय मूल्यों से और उनके मनोरंजन के रूप से साथ साथ चले, तो इसीलिए जो है पैन सिनेमा अपने आप में थोड़ा कम हो गया। लेकिन जो बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे। नेटफ्लिक्स और हॉट, एक सवाल है अनीता जी का, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार के ज़माने में यंग इंडिया के युवा दर्शक को संतुष्ट करने के लिए बॉलीवुड को कितना बदलने की ज़रूरत है? मैं, आप शायद देर से आई अनीता जी, मैंने शुरू ऐसे किया था कि आज का जो युवा दर्शक है वो अपने आप में बहुत विकसित हो चुका है। उसकी जो नॉलेज है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ नेट, वो पूरे विश्व की है। वो हर कंट्री के पॉलिटिक्स को जानता है, उनके इकोनॉमिक्स को जानता है, उनके सोशल स्टैंडर्ड्स को जानता है। और युवा दर्शक जो है, हाँ, तो इसीलिए उसका जो भी दृष्टिकोण है वो हम लोगों से बहुत अलग है। और इसीलिए जब हम युवा दर्शक को हम कुछ चीज़ें घी में या आटे में या गुड़ में लपेट के देना चाहते हैं तो वो सुनना नहीं चाहता। वो कहता है कि आप अभी काल्पनिक बातें छोड़ दीजिए, अभी मुझे सच सच बताइए कि सच सच क्या है। तो इसकी वजह से आज युवा सच सुनना चाहते हैं। लेकिन ये जरूर है कि हम भाषा सच अपने ड्राइंग रूम में कैसे बोलते हैं, पार्लियामेंट में सच कैसे बोलते हैं, सभा में हम सच कैसे बोलते हैं, उधर भी तो सच ही बोलते हैं, लेकिन भाषा हमारी ऐसी होती है। और हम दोस्तों में या प्राइवेट पार्टीज में कोई भी भाषा बदल सकते हैं। तो ये जो बेडरूम के जो चीजें हैं वो ड्राइंग रूम में नहीं आनी चाहिए। ये द्वंद्व अभी तक चल रहा है। तो नेटफ्लिक्स एंड हॉटस्टार और वेब सीरीज जो हैं ये अभी हमारे बेडरूम का ही एक्सप्रेशन है। और सिनेमा अभी भी हॉल का है कि आप जैसे अपने घर के हॉल में बैठते हैं, तो जब अपने ड्राइंग रूम में बैठते हैं तो आप सब पूरा परिवार हो, रिश्तेदार हो, मेहमान हो, दोस्त हो, एक सभ्यता से बात करते हैं। बेडरूम में आके आप लेट सकते हैं, मैसी हो सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। तो उतना फर्क दोनों में तो है, लेकिन उसके हिसाब से जिसको जितनी ऑडियंस मिलेगी वो उतनी मिलेगी। पानी अपना ठहराव ले ही लेगा, वाटर विल फाइंड इट्स ऑन लेवल। तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं, जो होगा वो होगा। स्ट्रगलर्स के बारे में कुछ बताइए, मूवी राइटिंग का कुछ टिप्स दिखाइए। आपने स्ट्रगलर जब कहा तो उसका नाम ही संघर्ष, संघर्षकार। तो संघर्ष का मतलब ही संघर्ष है कि हम एक ऐसे तूफान से गुजर रहे हैं, ये गुजरना चाहते हैं, और ऐसे पहाड़ी की ऊंचाइयों में पहुंचना चाहते हैं जहां चलना बहुत मुश्किल है। एक चोटी से दूसरी चोटी से तीसरी चोटी तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चढ़ते जाते हैं, तो संघर्ष तो होगा। ये संघर्ष ही आपके जीवन में बहुत बड़ा काम आएगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि संघर्ष को एक अपॉर्चुनिटी समझिए जहां आपको बहुत मेहनत करनी है समझ से, और इस संघर्ष से प्यार करना। ये संघर्ष तो आपकी बहुत बड़ी एसेट बनेगी, बहुत बड़ी संपत्ति बनेगी। ये संघर्ष ही आपकी सक्सेस को संपूर्ण करेगा। ये संघर्ष ही आपको उसका आनंद देगा जब आपका सक्सेस, आपकी सफलता मिलेगी। संघर्ष के बिना तो कभी कुछ नहीं मिला है। फिर सबकी अपनी अपनी परिस्थिति है, सिचुएशंस हैं। संघर्ष जिसको जैसे आता है, पर यह है कि उसका संकल्प और उसका जो संयम है, डिसिप्लिन है, वो अगर स्ट्रांग है तो वो संघर्ष से जल्दी निकलता है। तूफान जब भी आता है तो कौन जीतता है? जो खड़ा रहता है स्टोन की तरह, जो घबरा गया, जो डर गया, वो मिट जाता है। लेकिन जो एकदम पत्थर की तरह, पहाड़ की तरह खड़ा है, तो पानी आएगा, तूफान आएगा, चला जाएगा। वो तो आपको भी पता है, इसमें कौन सी नई बात बता रहा हूं। इशिता अरोड़ा जी ने बड़ी अच्छी बात पूछी कि क्या इंडियन सिनेमा को बॉलीवुड कहना ठीक है। मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक नहीं। इंडियन सिनेमा को बॉलीवुड कहना एक गाली के बराबर है।
लेकिन ये गाली इतनी प्रचलित हो चुकी है, इस गाली का मतलब समझे बिना ही हम उसको एक नया रूप दे चुके हैं, जिससे पीछे हटना बहुत से मीडिया कंपनीज के लिए भारी पड़ गया है। कई मीडिया कंपनी तो इसी नाम से चल रही हैं। बॉलीवुड का मतलब क्या है? जब हॉलीवुड वालों ने हमारा मजाक किया, हिंदी सिनेमा वालों को या इंडियन सिनेमा वालों को, कि ये लोग हमारी फिल्मों की कॉपी करते हैं, ये कॉपिस्ट हैं, ये नकलची हैं भारतीय सिनेमा वाले, यार तो क्यों ना इनको हॉलीवुड की जगह बॉलीवुड कहा जाए। और हंसने लगे वो लोग, बहुत जोर से हंसे। और मैंने देखा है, मैंने जाना है, 1980s में ऐसी बात हुई थी, बीबीसी टेलीविजन में बात हुई थी, बहुत उन्होंने तिरस्कार किया, लेकिन उस तिरस्कार को हमने स्वीकार किया। ये आज तक मैं हैरान हूं। आज तक मुझे समझ नहीं आया कि हमें बॉलीवुड, टॉलीवुड, नॉलीवुड, लॉलीवुड, गालीवुड क्यों कहा जाता है। हम अपना मजाक खुद ही कह रहे हैं। किसी ने हमको कह दिया कि जोकर है, तो बोला सुभाष का ही जोकर। तो ये क्या बात हुई? मैं अपना नाम ही जोकर रख लूं, मैं अपना नाम ही कह दूं, स्टूपिड में बड़ी मजेदार बात है। ये सबको सोचना चाहिए, मीडिया को भी सोचना चाहिए, हमको भी सोचना चाहिए एज ए नागरिक। हमारा भारतीय सिनेमा है, हमें अभिमान है, हमारे पास बहुत सी 10,000 कहानियां हैं शास्त्रों की, बहुत बड़ी धरोहर है हमारे पास नाटक की, कहानियों की, गीतों की। हम उनको एक्सप्लॉइट करें, भारतीय कहानी सुनाएं, भारतीय संस्कार बताएं। संस्कार इसलिए नहीं बिकॉज ये संस्कार विश्व गुरु वाले संस्कार हैं, ये विश्व के लिए हैं, ये खाली हमारे भारत के लिए नहीं है। इसीलिए हम बताते हैं, ये नहीं कि हम उधर ही रहना चाहते हैं, हम विश्व में रहना चाहते हैं। हम विश्व में ही लोग हैं भारतीय, वी आर इंटरनेशनल पीपल। हम इतने शैलो नहीं है, अपने इतने वो नहीं है। बहुत विशाल है हमारी सोच, बहुत विशाल है हमारा हृदय। हम सबको गले लगाते हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सबको स्वीकार करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने भारतीय सिनेमा का मान करें और बॉलीवुड ना कहें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक न्यूसेंस बना है सबके लिए। आपने सही कहा। क्या वेब सीरीज के आने से, सुधांशी का सवाल है, क्या वेब सीरीज के आने से कुछ फिल्म डायरेक्टर्स की मोनोपोली खतरे में आ चुकी है? एक फिल्म थी 1957 में, दिलीप कुमार साहब और बी आर चोपड़ा साहब की, उसका नाम था नया दौर। तो नया दौर की कहानी ये थी कि दिलीप कुमार टांगा चलाने वाले हैं और उस गांव में टांगे चलते हैं, स्टेशन से लेके गांव तक जाता है टांगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बस लेकर आए, पहली बार एक बस, कि जिसमें टांगों के बिजनेस को बहुत बड़ा खतरा आ गया। और पूरी फिल्म जीती कि टांगे वाले कैसे विद्रोह करते हैं कि ये बस नहीं आनी चाहिए, और बस से रेस करते हैं और बताते हैं कि टांगा जो है वो बस से ज्यादा चलता है, ज्यादा तेज चल सकता है, तो बस तो होनी ही नहीं चाहिए, पूरे भारत में टांगे ही चलने चाहिए। तो मैं छोटा था और मैं हंसता था कि एक घोड़े को इतने जोर से हंटर मार मार के तुम बस के आगे ले जाना चाहते हो, किस बलबूते पे? टांगे वाला घोड़े को मार 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 के बस से आगे कहता है चलो 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 धनो चलो धनो। ये मुझे दुख होता था। ये अगर सोच है आपकी, क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है या नया रूप आता है, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसके साथ मिलके कंप्लीमेंट्री बन के, अपोजिशन बन के नहीं, कंप्लीमेंट्री बन के उसके साथ चल के और अपनी जितनी विशेषताएं हैं उसमें घोल के एक नया रूप ला सकते हैं। अगर आपके पास सिनेमा है और आप वेब सीरीज में जा रहे हैं, जैसे मैं आजकल बहुत सोच रहा हूँ, अच्छी अच्छी कहानियां वेब सीरीज के लिए भी, क्योंकि ये हमारा देश पूरा करोड़ों में देख रहा है। तो क्यों ना हम अपने अच्छे प्रतिभा को, अच्छी कहानियों को उसी में डालें और उनके साथ जुड़ जाएं। क्योंकि अच्छी कहानियां नहीं मिल रही हैं, इसीलिए आज वेब सीरीज के अंदर आप अश्लीलता भी देखते हैं और एक अजीब सी कुछ, एक हर चीज तो है मोर देन रिक्वायर्ड वो है, इसीलिए आप थोड़े नाराज भी हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सब मिलेंगे, एक कम्प्लीमेंट्री होंगे और एक अच्छा सब्जेक्ट, अच्छे विषय भी आपके सामने उसके थ्रू आएंगे। तो बदलते समय को स्वीकार करें, बदलती टेक्नोलॉजी विषयों को भी स्वीकार करें, ये सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात होनी चाहिए और ये विशेषता हमारी शिक्षा में होनी चाहिए। रूढ़वादी होना अच्छा नहीं है, वो हम अटक जाते हैं, फिर विद्रोह होते हैं, फिर प्रोग्रेस ही नहीं होती। भारतीय चित्र साधना स्क्रीन राइटिंग को
कैसे बढ़ावा देता है। मैं भी भारतीय चित्र साधना का एक सदस्य रहा हूं और मुझे सबसे जो अच्छा लगा जब मैं इनसे जुड़ा वो इस बात के लिए कि जब मुझे इनके सदस्यों ने मुझे समझाया तो मैंने कहा कि आप भारतीय चित्र साधना क्यों बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बात हम बच्चों को चाहते हैं कि वो जो कहानियां बनाएं। हमारे देश में 10,000 से ज्यादा कहानियां हैं, तो लोगों को, बच्चों को ये भी बताएं कि भारत क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने घर के अंदर क्या देखा है। अपने घर में गरीबी देखी है, मुश्किलें देखी, और भारत की तरफ से कुछ इतना बड़ा प्रेम नहीं उजड़ पाया उनसे, क्योंकि टेलीविजन में भी नेगेटिव न्यूज देखते हैं, घर में भी नेगेटिव न्यूज देखते हैं, गली गली में भी करप्शन देखते हैं, उधर भी करप्शन है, उधर भी नेगेटिविटी है। तो आहिस्ता आहिस्ता भारत के जो जो छवि है वो हमारे बच्चों के दिमाग में कम होती जा रही है, इसीलिए वो विदेश की तरफ जो भागने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि क्यों ना हम ऐसे बच्चों को भी तैयार करें जो कि भारत की जुड़ी हुई, जो उसकी जड़ है, रूटेड कहानियां हैं, उनके लैंड की कहानियां हैं, उनके गांव की कहानियां हैं, उनके शास्त्रों की कहानियां, वो कहानियां लेके फिल्में बनाएं, ताकि फिल्मों के द्वारा ही हम शिक्षा दे सकते हैं कि हमारे भारत के लोग जो हैं, जो रूट से जुड़े हैं, जो जड़ से जुड़े हैं, वो कैसे सोचते हैं और कितना अच्छे हैं। जिस वक्त हम उनकी सबलता, प्रबलता, उनका प्रभाव दिखाते हैं अपनी कहानियों के द्वारा, भारतीय कहानियों के द्वारा। आज भी अगर हमारा देश जुड़ा है और संतुष्ट है तो रामायण, महाभारत और बहुत से ऐसे शास्त्र हैं जिनकी वजह से जुड़ा है। आज भी प्रार्थनाओं की वजह से जुड़ा है। धार्मिक चीजों की भी एक अपनी महत्ता है, वो अपने आप को संभाल लेता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, लेकिन वो धर्म की जो प्रभाव से अपने रिचुअल को, उसी को ईश्वर समझ के अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जब ज्ञान आएगा, जब आ रहा है जो बच्चों को, तो उसमें जो बदलाव आएगा वो हमें स्वीकार करना चाहिए। चिंतन पांडे जी ने लिखा है कि आने वाले दौर में कौन से टॉपिक वाली फिल्म ज्यादा मायने रखेगी, संस्कृति या लव स्टोरीज। ये सब डिपेंड करता है कि आपके अंदर पेशेंस कितनी है। आने वाला समय तो 1 साल भी है, और आने वाला समय 10 साल भी है, और आने वाला समय 50-100 साल भी है। कौन से समय की बात करना चाहते हैं? जब इस तरह का अगर परिवर्तन आप चाहते हैं कि लव स्टोरीज, थ्रिल स्टोरीज, सेक्स स्टोरीज एक बड़े मूल्य वालों की स्टोरीज बन जाए, तो वो 1 साल में तो नहीं बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि भारत जो है वो करप्ट फ्री कंट्री होना चाहिए, तो कितना भी कहें 1 साल में तो करप्ट फ्री नहीं हो सकता। लोगों के आचार विचार सोच बदलने में कम से कम एक आधी सेंचुरी लगती है, 50 साल लगते हैं। एक दूसरी जनरेशन आती है, वो दूसरी जनरेशन उसका विश्लेषण करती है, फिर वो तीसरी जनरेशन में उसको समझाती है कि ऐसा होना चाहिए। तो ये सब चीजें में बहुत समय लगता है। कि जिस वक्त मैं तो ये कहता हूँ कि 2060 में, 70 में शायद हो सकता है कि हमारे बच्चे सिर्फ संस्कृत में भाषा करें, बोले। इंग्लिश भाषा जो होगी वो हर आदमी के लिए कॉमन होगी। एक छोटे से छोटा वर्कर भी जो है वो इंग्लिश बोल रहा होगा, क्योंकि उसको शौक है इंग्लिश बोलने में, उसका स्टाइल है, अपने आप को इंटेलिजेंट समझने की कोशिश करता है आज के समय में। और वो समय आएगा जो संस्कृत बोलेगा, वो ऐसा लगेगा यार इसे संस्कृत आती है, कमाल की बात है। वो उसको विद्वान समझेगा, उसको ज्ञानी समझेगा, उसको एक प्राथमिकता देगा। ऐसा भी समय आएगा, मैं कहता हूँ, चाहे वो 2050 में आए या 2060 में आए, लेकिन आएगा। तो ये बात अवश्य है कि जितनी आपकी परिवर्तन की इच्छा है उतना समय भी चाहिए, उतने साल भी चाहिए। ओवर द नाइट कुछ भी नहीं होता है। संसार कहाँ बदला हम लोग। अब आप देख लीजिए, 1100 साल से हम लोग संकट में ही हैं, दुखी सह रहे हैं, क्या समझे। सोने की चिड़िया बनने के बाद हम खाली चिड़िया बनकर रह गए और तो कुछ नहीं। अभी चिड़िया को सोना बनना है, इसके लिए समय तो लगेगा, और वो धैर्य हमें होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए, ये होना ही चाहिए। सौमित्र कुमार जी, फिल्म्स के क्रिएटिव और एस्थेटिक्स के अलावा इम्पोर्टेंट ही इसका कमर्शियल, आगे चला गया, मैं पढ़ लूं, कमर्शियल फाइनेंशियल पार्ट, प्लीज इस पे कुछ बताइए।
युवाओं को फिल्मों से जुड़कर अपना कैरियर बनाने के लिए कोई सुझाव और या फाइनेंशियल कैपेबल नहीं हो सकता, वो कैसे जुड़ सकते हैं? नीरज शुक्ला साहब का सवाल है। ये आपका जो सवाल है ना, उसके पीछे एक दो बातें और हैं कि जो भी युवा जो बनना चाहता है उसकी उसको शिक्षा उसी तरह से देनी चाहिए, माँ बाप को, सोसाइटी को, सरकार को। आज हमारी सरकार ने बहुत से गुलदस्ते बना दिए हैं कि आप जो चाहें उस तरह की संस्था, इंस्टीट्यूशन, स्कूल बन गए हैं और बन रहे हैं। अगर अच्छा आपका बच्चा कारपेंटर बनना चाहता है तो कारपेंटर भी एक वर्ल्ड क्लास का भी एक स्कूल बन रहा है। अगर वो इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता है या कार ओनर, कार बनाने वाला बन सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, कंप्यूटर साइंस टेक्नीशियन हो सकता है। खाली ये नहीं कि वो खाली फिल्मों की बात करें, तो फिल्मों में भी हमारे पास 72 ललित कलाएं हैं, क्राफ्ट हैं, सिनेमाटोग्राफी भी है, तो संगीत भी है, संगीत के साथ तो म्यूजिक रिकॉर्डिंग भी है। तो हमारे पास भी ललित कलाएं, आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत हैं। जिसकी जो प्रेरणा होगी, जो बनना चाहता है वो बन सकता है। उसको शिक्षा सही मिलनी चाहिए, उसको माँ बाप का सपोर्ट अच्छी मिलनी चाहिए, सोसाइटी का प्रोत्साहन मिलना चाहिए, चाहे वो आर्टिस्ट बनना चाहे या वो टेक्नीशियन। लेकिन सही किस्म की शिक्षा हम सबका फर्ज है, समाज का, सरकार का, देश का, हर नागरिक का, हर माँ बाप का, कि हम उसको प्रोत्साहन दें। दीक्षा जी लिखती हैं, दीक्षा कोहली जी की फिल्म हिट होने का क्या फार्मूला है? फार्मूला तो आपने ऐसा कहा कि दवाई होती है जैसे, उसको फार्मूला कहते हैं ना, कि अगर परोठा सब्जी का बनाना है तो कैसे बनाना है, मूरी के परोठे कैसे बनते हैं और पूड़ी कैसे बनती है। तो ये फार्मूले ही होते हैं कि जो खाएगा उसको स्वाद आएगा, वही फार्मूला बन जाता है। तो जो खाने वाले का स्वाद है वो कैसे बनता है, उसके हिसाब से जो फार्मूला लगा के वो कुक जो है वो अपना खाना बनाना शुरू करता है। इसी तरह से जो टेस्ट लोगों का जैसे जैसे डेवलप अलग अलग होगा, वैसे वैसे फिल्म मेकर भी उस तरह से होगा, है ना। तो वही हिट, क्या हिट का मतलब ये होता है कि जो कह रहा है उसको सुनने वाले लोग ज्यादा हैं, उसे देखने वाले लोग ज्यादा हैं, क्योंकि उनके दिमाग को पढ़कर, उनकी सोच को पढ़कर, उनको समझकर ही इस खाना बनाने वाले ने खाना बनाया है, ये फिल्म बनाने वाले ने फिल्म बनाई है, या कहानी सुनाने वाले ने कहानी सुनाई है, जिसका कि रस जो है वो अधिकतम लोग ले सकते हैं, वो हिट हो जाता है, उसी को हिट कहते हैं। हिट का मतलब होता है कि मैंने उनको, माइंड को, उनके दिल को, उनके इमोशन में हिट किया, उनके दिल को मैंने हिट किया है। लाइक्स बोलते हैं उसको। आप दिखाते हैं ना, हम लोग हार्ट को हम लोग टिक करते हैं, मतलब आई लाइक इट, मतलब आई हर्ट, मैंने हिट, आई हैव हिट द हार्ट, मैंने दिल को क्लिक किया है। तो जितने दिलों को आप क्लिक करेंगे उतना हिट होगा। लेकिन आपको जनता की जबान, उनकी सोच, उनके विचार वो समझने पड़ेंगे। सिनेमा का आपको दूसरा शोमैन कहा गया है, लेकिन वो आपके बाद अगला शोमैन क्यों नहीं बन पाया? ये अच्छा सवाल है। मैं जो ये सवाल मुझे पूछा जाता है, पहले ये भी मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्यों कहा गया शोमैन। शायद कुछ ऐसी हरकतें होंगी कि लार्जर देन लाइफ सोचना, लार्जर देन लाइफ फिल्में बनाना, लार्जर देन लाइफ पार्टीज करना और मार्केटिंग करना, ये सब चीजें थी मुझ में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज आज के समय में हर बच्चा शोमैन है। आप फिल्म मेकर्स देख लीजिए, आप प्रोड्यूसर देख लीजिए, बिकॉज एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू शो समथिंग बिग। वो टिकटॉक में हो, वो नेट पे हो, सोशल में हो, मीडिया में हो, इंस्टाग्राम में हो, दे आर ट्राइंग टू शो, एग्जिबिट देयर थिंग्स, दैट दे आर ब्यूटीफुल, दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो जो प्रयत्न करता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी को, उसको जितने लोग पसंद करना शुरू करते हैं, वो ब्रांड बन जाता है, फिर आस्ता आस्ता उसको बना। बट आई थिंक नाउ एवरीवन इज ए शोमैन एंड वी हैव थाउजेंड शोमैन, आई वुड से। मैं तो आपको पूरी लिस्ट भेज सकता हूँ। तो ठीक है, उस समय पर ऐसे, अब किसी के उस पहले एक समय था जिसको राय साहब कहते थे या राजा कहते थे। अभी तो कोई किसी को राजा नहीं कहता। आप अपने
प्रधानमंत्री को राजा तो नहीं बोलते, घूंघट करके बाहर नहीं निकलती थी। अगर घूंघट नहीं किया उसने बाहर निकलते तो उसको अश्लील कहते थे। देवर जी आए हैं, ससुर जी आए हैं, घूंघट कर लो, फिर उसको घूंघट हटा, फिर बातचीत करो। फिर हर 10 साल 15 साल के बाद जो है उसको अश्लील नहीं कहा गया, उसको कहा गया कि नहीं, इसका एक अपना अस्तित्व है। आज नारी जो है हमारे साथ खड़ी है, बहन की तरह, दोस्त की तरह, एक सहयोगी की तरह। आज हम इक्वल हैं। तो अश्लीलता तो सोचने वाले के दिमाग में है, जो प्रकट करना चाह रहा है उसके दिमाग में नहीं। पहले हमको ये समझना पड़ेगा, अच्छा ये ऐसा ही है आजकल, ये परिवर्तन आया है। परिवर्तन का आप जिसे जैसे ही आप उसका एक्सेप्टेंस करेंगे कि परिवर्तन बहुत जरूरी है और होगा, मेरे ना चाहने और चाहने से कुछ नहीं होगा, तब आप उसके ऊपर कभी शिकायत नहीं करेंगी। और फिर क्या दूसरी बात यह है कि सिनेमा थिएटर से निकलकर वापस ड्राइंग रूम में आएगा, आएगा, क्योंकि हमारे जो बहुत से ज्यादातर हमारे जो बहुसंख्यक भारतीय हैं, या मेजोरिटी ऑफ इंडियन, दे लाइक टू सी ड्राइंग रूम थिंग्स, सभ्य कविताएं, सभ्य नाटक, सभ्य नृत्य, क्लासिकल म्यूजिक। आप ये मत समझिए कि क्योंकि उसके अंदर अपनी पावर है, सत्य के हमेशा सत्य की अपनी पावर रहती है, जो थोड़ी देर के लिए दब सकता है लेकिन आगे फिर निकल के बहुत सेंचुरीज तक जाता है। आज सत्य की वजह से कौन रामायण और महाभारत नहीं पढ़ना चाहता या नहीं देखना चाहता, आप मुझे बताइए। सब देख रहे हैं। आप कभी भी ये छोटे श्रेणी, छोटा वर्ग है या अलग वर्ग आता है, वो परिवर्तन लाता है, तो ठीक है, उन्हें स्वीकार कर लीजिए। सिनेमा ड्राइंग रूम में बनेगा, 100% बनेगा सर, क्यों नहीं बनेगा। काल्पनिक फिल्में भी होंगी, बायोपिक फिल्में भी होंगी, हिस्टोरिकल फिल्में भी होंगी, धार्मिक फिल्में भी होंगी, ये मैं आश्वासन देता हूँ। ये बदलाव आएंगे फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म इंडस्ट्री में ये फिल्म इंडस्ट्री और वेब सीरीज और जो टेलीविजन है, ओटीटी है, वो एक कम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के लिए। सिनेमा में एक शायद हो सकता है कि बहुत बड़ी फिल्में बननी शुरू हों, बड़े स्टार कास्ट की, मार्वल फिल्में, फिक्शनल फिल्में, चांद में जाने की फिल्में, साइंस फिक्शन फिल्में, वो बनेंगी, क्योंकि वो सिनेमा का जो इम्पैक्ट है, हो सकता है कि लघु फिल्में शायद उतनी वहां पर ना चल सकें, पर लघु फिल्मों के लिए बहुत स्थान है हमारे पास ओटीटी में। अगर उनको 5 करोड़ फिल्म बनाने के बाद अगर 10 करोड़ मिलता है तो वो प्रसन्न है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि इस परिवर्तन को हम हंस के, हर्षित रूप में एक्सेप्ट करें, तभी हम विशाल हैं, नहीं तो हम संकीर्ण हैं। धन्यवाद। शेयर करूं जी मैं, आप कहाँ कहाँ दबाऊं? फिनिश, मैं फिनिश लिखूं कहाँ? ये फिनिश लिखा हुआ है।